राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ईडी ने कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ईडी ने रावदान सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें महेंद्रगढ़ शहर में स्थित उनके पुराने आवास, रेवाड़ी रोड स्थित फार्म हाउस के अलावा गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर भी छापेमारी की गई। कांग्रेस नेता के इन 3 ठिकानों पर एक साथ छापा पड़ने से राजनीति जोरों पर है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ईडी और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके बीजेपी सरकार, विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को निशाने पर लेती है। देश में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ना हो। इससे पहले भी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल बीजेपी करती आई है। वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। ईडी ने से मिले फीडबैक के आधार पर यह छापा मारा है। सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि इसमें पक्ष और विपक्ष वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह सवाल है कि चुनाव से पहले ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है। क्योंकि जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमने इसमें कोई दखल अंदाजी भी नहीं की है और ना ही हमारा कोई रोल दिखाई देता है, लेकिन ईडी की जांच पर विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस के नेताओं पर जानबूझकर यह टारगेट किया जाता है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रावदान सिंह के फार्म हाउस और आवास की महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ और गुरुग्राम, इन तीनों जगहों पर ईडी, जो कि पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था, अब ईडी ने उसको टेक ओवर कर लिया। उसी केस के तहत ये रेड डाली गई। हालांकि ईडी के अधिकारियों की तरफ से कोई भी यहां पर औपचारिक बात नहीं की गई। वहां जांच जारी है, लेकिन बाहर सियासत जारी है। तो विधायक के परिवार पर लोन ना चुकाने का आरोप है। ईडी का शिकंजा इसी वजह से कसा है, ये ईडी की तरफ से कहा गया है या फिर ये जानकारी है। विधायक के परिवार के ऊपर आरोप है। 1,392 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप है। एक बड़ी रकम है जिसके घोटाले का आरोप लग रहा है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले का यह आरोप लगा है। ईडी का शिकंजा इसके तहत ही रावदान पर कसा जा रहा। रावदान सिंह के बेटे खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। मामला दर्ज है रावदान सिंह के बेटे के खिलाफ। पुराना मामला है। 2019 में ईडी की जयपुर ब्रांच को यह जांच सौंपी गई थी और तब से ईडी इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। ईडी ने 100 से ज्यादा लोगों को इस पूरे प्रकरण में आरोपी बनाया है। सिर्फ रावदान नहीं, उनके बेटे नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आरोपी बनाया गया है। विधायक रावदान सिंह के बेटे का नाम भी इसमें शामिल था और उसी के तहत यह शिकंजा कसा गया है। तो 3 ठिकानों पर छापा। हरियाणा के रेवाड़ी के अलावा कई जगहों पर इसी पैसे से जमीन खरीदी गई। दरअसल लोगों को यह झांसा दिया गया कि बहुत मोटी रकम आपको मिलेगी, दुगनी से ज्यादा रकम मिलेगी, और उनसे पैसे लेकर ये गायब हो गए। 2022 में सीबीआई ने पूरा मामला दर्ज किया था। बाद में इससे ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। ईडी इसी मामले की तहकीकात कर रही है जिसमें रावदान सिंह के बेटे पर भी शिकंजा है। विधायक के परिवार पर दरअसल लोन ना चुकाने का आरोप है। कई जगह ईडी पे जो छापेमारी चल रही है वो सबको पता है इनकी क्या कार्यशैली रही है। ईडी पे और जांच एजेंसियों को का दुरुपयोग करके जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, उनके नेताओं को निशाने पे लिया जाता है। ये तो आपने भी देखा है, सोनीपत भी देख चुका है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो दबाव बनाया जाता है ईडी के माध्यम से, विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लिया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। पूरे देश में इस तरह की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग चल रहा है और ये सोनीपत में भी हो चुका है। ये सोनीपत में भी हो चुका है। ये देखिए, कानून का अपना विषय है और जहाँ पर भी ईडी को कुछ लगा होगा तो उनका अपना विषय है। कोई ये हमारा कोई विषय नहीं। ईडी का कोई मामला होगा उसके अंदर, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है, वो कई चीज़ों का ध्यान रखती है और जहाँ भी उसको गलत लगा होगा तो वो गए होंगे। ईडी का अपना काम है, रूटीन का काम है। इस ईडी का, इनकम टैक्स का, इसके बारे में तो हमें क्या कहना है। ये तो रूटीन का तो हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का अब
माहौल है, इसको हमें राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दान सिंह मेरा बेशक प्रतिद्वंदी हो, मेरा साथी भी रहा है, आज भी है। अब जो भी कुछ होगा वो तो उसको ज़्यादा पता होगा, इनकम के बारे में वही बता पाएगा कि कौन सा इनकम कम है, कौन सी ज़्यादा है। आजकल तो सारे देश में, सारे प्रदेश में, क्योंकि देश का बजट बहुत बड़ा है, वो लगभग 50 लाख करोड़ का बजट सालाना है, और इनकम को कोई आज के दिन छिपा भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये एक रूटीन का है, इसको हम दूसरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। देखो, ये ऑटोनोमस बॉडी है और वो अपने हिसाब से जो भी उनके पास फीडबैक आता है उस हिसाब से काम करती है। सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। देखो, ये ऑटोनोमस बॉडी है और वो अपने हिसाब से जो भी उनके पास फीडबैक आता है उस हिसाब से काम करती है। सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। बहरहाल, तो आपने दोनों ही पक्षों को सुना। मुख्यमंत्री और बीजेपी से जुड़े सांसद, उन लोगों का कहना है कि स्वतंत्र एजेंसी अपनी जांच कर रही है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपने दीपेंद्र हुड्डा को सुना, उनका कहना था कि यह पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हरियाणा में ही और हरियाणा के साथ साथ बाकी अन्य जगहों पर भी कांग्रेस को, विपक्ष को जानबूझकर परेशान करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, एजेंसियों का गलत उपयोग करके उनका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन ईडी की तरफ से आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो जांच चल रही है वो तथ्यों के आधार पर है, ईडी का तर्क है, और इस पूरे मामले को कि ईडी का गलत दुरुपयोग हो रहा कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, लेकिन कोर्ट से भी किसी को राहत नहीं मिल पाई और ईडी का शिकंजा फिलहाल कई लोगों पर कसा हुआ है, अलग अलग पार्टियों के, लेकिन बीजेपी के किसी नेता पर शिकंजा नहीं कसा है। यह तर्क देकर विपक्ष कहता है कि दरअसल बीजेपी जानबूझकर इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो स्वागत चौहान साहब आपका। मनीष खटाना है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो स्वागत है मनीष भाई आपका। नवीन गौर हैं आम आदमी पार्टी से, वो स्वागत है नवीन जी आपका। और रजत पंजेटा जी हैं इनेलो के प्रवक्ता, वो स्वागत है रजत जी आपका। सबसे पहले मनीष खटाना साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं भाई। रावदान सिंह के ऊपर शिकंजा कसा है, ईडी की रेड चल रही है, सरकार कह रही है हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं, तो फिर हम पे क्यों आरोप लगाया जा रहा कि हम सियासत कर रहे हैं? पुराना प्रकरण था, सीबीआई ने मामला दर्ज किया, बाद में ईडी ने टेक ओवर किया और तथ्यों के आधार पर वो रेड करके जांच कर रहे हैं। देखिए, हेलो, हाँ बोलिए मनीष भाई। देखिए, ईडी और जितनी भी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल से जिस तरीके का इनका दुरुपयोग किया है वो पूरे देश की जनता ने देखा है। कहीं भी चुनाव से पहले, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, आप कहीं की भी बात कर लो, चुनाव से ठीक पहले सिर्फ कांग्रेसी नेताओं के घर पर छापे मारना, ईडी और सीबीआई द्वारा उन पर दबाव बनाना और कहीं ना कहीं उनको उनके चुनाव से भटकाना, उनकी जो सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जिस तरीके से इन्होंने ईडी और सीबीआई को अपने कब्जे में किया है, और पिछले 10 वर्षों से हमने देखा है कि लगभग 3000 से ज्यादा छापे ईडी ने मारे, और उसमें अगर हम कन्विक्शन की बात करें तो मेरे ख्याल से 5 या 6 केसों में भी अभी तक नहीं हुआ। तो जितने छापे 70 साल में ईडी द्वारा नहीं मारे गए, उतने मात्र 10 साल में इनकी सरकार में मारे गए। और ये सारे के सारे छापे कांग्रेसी नेताओं पर क्यों मारे जा रहे हैं? और ये भी उन कांग्रेसी नेताओं पर जो जिनका जनाधार है, जो चुनाव जीतने की स्थिति में है, और जो वास्तव में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरा देश भी जानता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से लोकसभा का जो रिजल्ट आया, जिसमें से हमने 10 में से 5 सीटें जीतने के काम करा और 3 सीटों पे हम 30,000 40,000 मार्जिन से हारे, तो हर व्यक्ति को आज ये पता है कि बदलाव जो है वो हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में होने जा रहा है। चुनाव और बदलाव का रेड से क्या लेना देना है मनीष भाई? आप जब कह रहे हैं सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं पर, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ईडी का शिकंजा कसा है तो वो तो आम आदमी पार्टी पर कसा हुआ है, नवीन गौर की पार्टी पर। नहीं 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 नहीं, उनकी तो पार्टी आरोपी है। जितने भी आरोपी या जितने भी शिकंजा जो कसा और उसके बाद जो लोग बीजेपी में शामिल हुए, उन सबको क्लीन चिट मिल गई। आप किसी भी नेता का नाम ले लो, चाहे महाराष्ट्र से उठाओ, चाहे आसाम से उठाओ, कहीं से भी उठा लो, जिन नेताओं पर बीजेपी ने हजारों करोड़ के घोटाले की बात कही, जैसे ही उनको टिकट दी और वो जीते या नहीं भी जीते, लेकिन वो वॉशिंग मशीन में साफ जरूर हो गए, ये पूरा देश जानता है। और ईडी के छापे इलेक्शन से मात्र 2-2.5 महीने पहले
आप जिस तरीके से नेताओं पे दबाव बनाना चाह रहे हो, और भी बहुत सारे नेताओं को बीजेपी ने इसी दबाव के कारण अपनी पार्टी में शामिल किया। तो बीजेपी जहां अपनी नीतियों से हार जाती है, जहां अपने विजन से हार जाती है, जहां वो देखती है कि अब हम चुनाव नहीं जीत पा रहे, उनकी नीतियां, उनका विजन जहां जीरो हो जाता है, वहां उन नेताओं के ऊपर दबाव बनाता है जो जिनका जनाधार है, ताकि वो इनकी पार्टी में शामिल हो जाए और इनकी सीट बढ़ जाए। सीधा सीधा सा काम है, इसके अलावा कोई सोच नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जितने छापे 70 साल में नहीं पड़े उतने 10 साल में पड़े, और जितने छापे आपने 10 साल में मारे, आप बता दीजिए उनका रिजल्ट क्या हुआ। और जितने लोग बीजेपी में शामिल हुए, जिनकी सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी, जिनकी ईडी की रेड थी, चाहे वो महाराष्ट्र के अशोक चौहान हो, चाहे हेमंत बिस्वा हो, चाहे आप और बात कर लो, आप किसी भी नेता की देश में उठा के अगर हम बात करेंगे तो वो सबका ही आएगा। नवीन जिंदल के ऊपर खुद मोदी जी ने कहा कि ये कोयला घोटाला है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, 1 मिनट में उनको टिकट दे दी। तो क्या बीजेपी उन भ्रष्टाचारी लोगों का जिनका चिल्ला चिल्ला कर नाम लेती है, क्या उनको टिकट देने से पहले बिल्कुल अपनी वॉशिंग मशीन में डाल देती है? ठीक है, चौहान साहब से जवाब देते हैं। भाई चौहान साहब, खटाना साहब का ये कहना है कि आप लोग सरकार में हैं, इसी वजह से आप लोग गलत इस्तेमाल एजेंसियों का कर रहे हैं, सीटें बढ़ाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप लोग रेड डलवा रहे हैं। एक बात खटाना साहब समझ लें, भारत के प्रजातंत्र में भारत के मतदाता को आप इतना नासमझ क्यों समझते हैं कि वो सरकार किसकी बनानी, देश की कमान किसको सौंपनी, इसका निर्णय वो ईडी, सीबीआई, कांग्रेस या भाजपा के कहने या करने से कुछ करेगा। मतदाता पर अगर आपको भरोसा है और खुद पर अगर आपको भरोसा है तो आपको इस तरह हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। ईडी, सीबीआई या और कोई भी एजेंसी खटाना साहब भारत के संविधान और कानून के तहत गठित की हुई हैं, भारत के कानून और संविधान के तहत ही काम करती हैं। जो कानून आपके जमाने में थे, मामूली कोई फेरबदल हुआ हो उसको छोड़ दें, वही कानून आज भी ईडी को, सीबीआई को या दूसरी इंक्वायरी एजेंसीज को गवर्न करते हैं। तो आपके समय में 70 साल में अगर भ्रष्ट लोगों पर रेड नहीं पड़ी, चोरी चकारी करने वाले लोगों को अगर आपने पकड़ा नहीं, तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? इसका अर्थ तो सीधा सीधा ये है कि मनीष खटाना जी और उनकी पार्टी ईडी होते हुए भी, सीबीआई होते हुए भी भ्रष्टों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम करते थे और भ्रष्टों पर कार्रवाई करने में स्वाभाविक रूप से हिचकते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, वही एजेंसीज जिनको आप खाली बिठाकर रखते थे, वही एजेंसीज जिनके पांवों में आपने बेड़ियां डाल रखी थी, वही एजेंसीज जिनको आप भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध काम करने से मिलीभगत के कारण रोकते थे, हमने कहा सब एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से बेखौफ होकर करें। और इसी कारण से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 सालों में भ्रष्टों पर, दुष्टों पर, जनता की संपत्ति हड़पने की साजिश रचने वालों पर इन एजेंसियों ने खुलकर कार्रवाई की है। एक बार ये दावा करते हैं कि भाजपा वालों पर क्यों नहीं पड़ी। अरे भाई साहब, आपकी पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज भी आपके शिखर नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक वे देश की संपत्ति के हेरफेर में जमानत पर हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी कर रखी हैं जिनके कारण उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, जांच चल रही है और वो जमानत पर छूटे हुए हैं। जिनके शिखर नेताओं पर इस तरह के आरोप लगे हों, गलत तरीके से धन कमाने के, हड़पने के, उनके दूसरे नेता कार्यकर्ता भी अगर अधिक संख्या में भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो उन पर कार्रवाई क्या हम केवल इसलिए करना बंद कर दें क्योंकि वे विपक्ष में हैं? जो भ्रष्टाचार का आरोपी है, जिसके खिलाफ कोई शिकायत, कोई मामला सामने आता है,
उसके खिलाफ कार्रवाई करने से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की कोई सरकारें हो, हम कभी भी पीछे नहीं हटे। हम शैतानों को, हम जनता के धन को लूटने वालों को किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर बख्शने के पक्षधर नहीं हैं। जो गलत काम करेगा, जिसने गलत काम किया है, उससे हिसाब लिया जाएगा। एक अंतिम बात इसमें ये जोड़ना चाहता हूं, आप तमाम तरह के जुमले उछालते हैं, वॉशिंग मशीन से लेके न जाने क्या क्या। मनीष भाई, भारत में सरकार भारत के संविधान के हिसाब से बनती है, संविधान के हिसाब से चलती है, और जब जब कोई सरकार आपकी हो या मेरी हो थोड़ा बहुत कहीं संविधान से दाएं बाएं जाती है या जा सकती है, तब तब उस पर निगाह रखने के लिए, उसको रोकने टोकने के लिए देश की अदालतें हैं। भारत का न्यायतंत्र अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। तो जब जब ईडी पर, ईडी के चरित्र पर आप लोगों ने सवाल उठाया, तब तब आप भी और भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी के शिकंजे में फंसे तमाम लोग, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, उनके मंत्री हो, आपके और दूसरे राज्यों के मित्र हो, तब तब वो सब सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने ईडी को पूरी तरह से लपेटने का प्रयास किया। ईडी की खामियों को अदालत के सामने बारंबार प्रस्तुत किया। अगर ईडी संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही होती, कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही होती, तो इस देश की अदालतों ने अरविंद केजरीवाल को वाजिब बात है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लोग लेकर गए, इंडिविजुअली लेकर गए, पार्टी के तौर पर लेकर गए, बारंबार गए, लेकिन और वहां से उनको कोई लाभ नहीं मिला। तो अब उस पर सवाल खड़ा करना सिर्फ ये डिबेट में चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन जब वहां चर्चा हुई और वहां जब दलीलें दी गई, तो वो दलीलें कोर्ट के अंदर काम नहीं आई। नवीन गौड़ साहब, मुझे एक वाक्य केवल कहने दीजिए, बहुत जल्दी केवल मैं ये कह रहा हूं कि ये है पाप तो ईडी जरूर आएगी हुजूर। चोरी आपने की है, इसमें बताइए हमारा क्या कसूर? कसूर राजनीति का है ना चौहान साहब। अब राजनीति क्या क्या ना कराए और क्या क्या ना बुलवाए। नवीन गौड़ साहब, भाई कांग्रेस का अपना दर्द है कि उनके नेताओं को ही टारगेट किया जाता है, लेकिन आपकी तो पूरी पार्टी का दर्द है, पार्टी आरोपी। नमस्कार अतुल जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार, और जितने मेरे पैनलिस्ट साथी हैं उन सभी को भी नमस्कार। ये स्पष्ट हो गया है अतुल जी, और ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का भयंकर दुरुपयोग इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कर रही है। नहीं तो ऐसा कैसे हो जाता है कि जिस नेता पे ईडी के छापे पड़ते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके तुरंत बाद ईडी की कार्रवाई खत्म हो जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है कि लोग 60-60 हजार करोड़ रुपए की शरद चंद्र रेड्डी रिश्वत देते हैं और उनको जमानत ईडी से मिल जाती है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही देके? ऐसा कैसे हो जाता है जब मंगुत्ता रेड्डी को जमानत मिल जाती है, उसके बेटे को टीडीपी से टिकट मिल जाती है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही देते ही? ऐसे कैसा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और ईडी चुप हो जाती है छगन भुजबल के मैटर पे, हेमंत विश्व शर्मा के मैटर पे, नारायण राणे के मैटर पे? कैसे ये कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें से ये निकल के आते हैं, गंगा जल का छींटा लगा के बाहर आ जाते हैं, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है। और विपक्ष के नेताओं के ऊपर दनादन ये लोग ईडी और सीबीआई के छापे गिरवाते हैं। दरअसल ये चुनावी लाभ उठाने के लिए सरकारी तंत्र का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जनता के सामने आ चुका है, और इनको हिंदुस्तान की जनता ने सबक सिखाया भी है। थोड़ी कसर रह गई है, अब हरियाणा में आप वही कर रहे हो, हरियाणा में आपको इसका पूरा नतीजा मिलेगा, अच्छे प्रकार से मिलेगा। हरियाणा की जनता स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो काला चेहरा है और जो जनता विरोधी, जो किसान विरोधी, जो छात्र विरोधी जो चेहरा है, वो हिंदुस्तान की जनता के सामने एकदम साफ और ये हो गया है। इनकी ईडी और सीबीआई तब कहां चली जाती है जब माल्या कर्जा लेके बाहर चले जाते हैं, तब कहां चली जाती है जब नीरव मोदी बाहर चले जाते हैं दुनिया जहान का कर्जा उठा के। इनको तभी याद आती है ईडी और सीबीआई की जब देश में या किसी राज्य में जब चुनाव होते हैं, और उस चुनाव में जो भी विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो आम आदमी पार्टी है, कोई भी जो विपक्षी दल है, उस विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर सारी ईडी और सीबीआई की कार्यवाही क्यों चालू हो जाती है? इसी
इसी बात पर, इसी मुद्दे पर लोगों ने अभी जो 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। जो ये 400 पार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, इनकी खाट खड़ी होते होते बची है। पर मैं अतुल जी बताना चाहता हूं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की खाट खड़ा होना निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। जिस प्रकार से इन्होंने चंडीगढ़ में वोटों की चोरी करी, जिस प्रकार से इन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे क्रांतिकारी नेता को, मनीष सिसोदिया जैसे क्रांतिकारी नेता को, जिन्होंने शिक्षा के विषय में इतना क्रांतिकारी और बेहतरीन काम दिल्ली के अंदर करके दिखाया, ऐसे नेताओं को जो उन्होंने जेल में डाला, झूठे आरोप लगे कि नहीं तो ऐसा कैसे हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। जेल में तो वो कोर्ट के आदेश पर गए, बाकी चीजें ठीक है। ईडी ने डाला है। तो और देखिए एक और गजब की बात देखिए, ईडी ने जेल में डाला, चुनाव होते ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, हेमंत सोरेन को भी मिल गई है, अरविंद केजरीवाल जी को भी मिल गई है। पर इनका जो डर है वो लगातार इनको सता रहा है। इन्होंने सीबीआई को बीच में घुसाया, बीच में सीबीआई के हाथों गिरफ्तार करवाया। कुछ कह रहे हैं जल्दी से काउंटर, उसके बाद मैं रजत जी के पास। केवल देखिए, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस के अनेक नेता हों, इनके और गठबंधन के सहयोगी हों, बड़ी संख्या में इनके साथी पार्टनर्स वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इस पर मुझे लगता है बहस की भी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात पर चर्चा तो होनी चाहिए। एक सवाल तो नवीन गौड़ जी को उसका जवाब तो देना पड़ेगा। नवीन भाई ये बताइए, आज क्या सामान्य ज्ञान या सामान्य कानून भी आपको हमें पढ़ाना पड़ेगा? हमारा पढ़ा हुआ वैसे भी नहीं पढ़ोगे आप। मेरे आप केवल पढ़ लीजिए, केवल एक वाक्य सुनिए ना, प्रश्न मेरा ये है, आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद एकदम सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। अरे मेरे मित्र, जमानत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई दूसरी अदालत देती है, और जब वो जमानत देती है दोनों पक्षों को सुनने के बाद, तो वो राजनीतिक दल के किसी नेता कार्यकर्ता उससे कंसल्ट कर नहीं देती। आप देश के उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालयों पर, उनके चरित्र पर, उनके कामकाज के तरीके पर सीधा सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, भारतीय जनता पार्टी के कहने से रोकी हुई थी, चुनाव के बाद दे दी, हमसे कुछ कर दी। वीरेंद्र जी अब जवाब दे दूं। क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं? एक ही बात बार बार रिपीट करोगे कुछ नहीं निकलेगा। वीरेंद्र जी जवाब सुन लीजिए। आप एक ही बात आप बार बार रिपीट करोगे तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। थोड़ा एक बार जवाब सुन लीजिए। मैं आपको स्पष्ट और साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि ईडी से जमानत तब मिलती है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कानून की जानकारी होगी, और मैं ये भी मानता हूं कि आप अनभिज्ञ नहीं होंगे इन सब चीजों से। सुनिए सर, वीरेंद्र जी बता रहा हूँ, वीरेंद्र जी सुन लीजिए, जमानत सीबीआई सुनिए ना, है क्या? सुनिए ना वीरेंद्र जी, सुनिए ना वीरेंद्र जी, सुनिए ना, आप हरियाणा की, वीरेंद्र जी सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। मैं बिल्कुल नहीं बोला आपके बीच में। आप हरियाणा की जनता को जिस प्रकार टीवी चैनल पे बैठ के मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, और हरियाणा की जनता भी इस बात को ध्यान से सुन रही है। आपका चरित्र तो सामने आ चुका है, पर मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि जो जमानत ईडी से जब मिलती है तो उसमें ईडी आपके विरोध में, आपकी जमानत के विरोध में कितना बोलती है, आपके पास सबूतों की कितनी कमी रही है, वो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो अरविंद केजरीवाल जी को भी और हेमंत सोरेन जी को भी, जिन्होंने चुनाव में अच्छा उनका योगदान रहना था, आपने इन दोनों नेताओं को जेल के अंदर रखने का काम करने की पूरी, अब जब सबूत के आधार पर जमानत मिलती है तो ये तो फिर वही बात हो गई ना, प्रक्रिया तो कानूनी है ना। रजत पंजेटा साहब, दोनों ही विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो बीजेपी पर, उनकी सरकारों पर यही आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है शायद आपका भी यही आरोप होगा। लेकिन क्या इस रेट से विधानसभा चुनाव का कोई लेना देना है? क्योंकि कोई प्रकरण नया नहीं दर्ज किया गया है, मामला पुराना है, लेकिन ईडी ने किया है, मामला दर्ज किया था सीबीआई ने। पंजेटा साहब हो गया, गौर साहब हो गया, नवीन गौड़ हो गया, प्लीज पंजेटा साहब, आप भी इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं? देखिए,
कांग्रेस ने एक अभियान हिसाब किताब मांगने का अभियान जो है उसकी शुरुआत करी है। मुझे लगता है भाजपा ने भी उसके जवाब में हिसाब किताब का अभियान की शुरुआत कर दी है। और देखिए और देखिए भैंस जो है वो भाजपा की है। तो पूरा आप समझ गए होंगे पूरा मुहावरा क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा ही जो है वो सत्ता में पावर में है, उसी के हाथ में लाठी है। तो जब कांग्रेस के हाथ में थी तो कांग्रेस भी यही काम करती थी। ये कोई कांग्रेस को छूती तो थी नहीं कि कांग्रेस ने ऐसा काम नहीं किया अपने विपक्षियों के प्रति। अब एक बड़ी बहुचर्चित भर्ती है जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया, जिसमें एक पैसे का लेन देन नहीं साबित हुआ, जिसमें एक बाद में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है उस केस में एक अलग से दायर की जाती है, उसमें नाम डाल दिया जाता है ओम प्रकाश चौटाला जी का। उसको वो सुप्रीम कोर्ट उस भर्ती को सही मानता है, लेकिन उसमें हम 10 साल जेल काट के आते हैं। तो आप बताइए, ईडी की कार्रवाई कांग्रेस के समय में हमारे ऊपर है, तो कैसे कह दें कि सिर्फ भाजपा इस्तेमाल कर रही है एजेंसी का। और देखिए, अगर DHFL वाला जो 34,000 करोड़ का घोटाला था, या मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी मारिया, जिनका भी नाम लिया, वो राजनेता नहीं है। एक पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनकी वो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अलग से एक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा तय होती है। और अगर कोई बैंक का फ्रॉड है, इस तरीके का घोटाला है, हमने चिट फंड स्कैम भी देखा है, हमने यहाँ का भी देखा है, वेस्ट बंगाल में जो हुआ था। तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि आप विपक्ष के नेता हैं और आप कार्रवाई से ये कहकर बच जाएंगे कि भाजपा ने, मुझे लगता है, देखिए भाजपा ने बहुत देर कर दी है। हमने एक 16 अगस्त 2014 को ऑनरेबल गवर्नर, उस टाइम कप्तान सिंह सोलंकी जी होते थे, वहां लगभग 300 पेज की चार्जशीट दी थी। उसमें IMT मानेसर से लेके AGL वाला मामला था, पंचकुला के इंडस्ट्रियल प्लॉट का स्कैम था, उसमें सोनीपत लैंड स्कैम था, अंबाला लैंड स्कैम था, रिलायंस इंडस्ट्रीज वाला जो स्कैम था, KOD वाला था, सेक्टर 29 वजीराबाद वाला था जो DLF का 2009 वाला स्कैम था, राजीव गांधी ट्रस्ट वाला, उलावास वाला, गुड़गांव वाला स्कैम था, रोहतक लैंड स्कैम था, कुरुक्षेत्र वाला भी था, सेक्टर 58-65 वाला भी था। उसमें एक पूरी उस सबूतों के साथ, उसमें खेमका जी का भी आपको पता है बहुत मामला उछला था। इवन केजरीवाल जी ने उसके ऊपर वो दे रखी है, और वो मेरे पास कटिंग भी मौजूद है कांग्रेस के खिलाफ। तो अब आप एक बात बताइए, जब इतने सारे स्कैम्स सबूतों के साथ हमने गवर्नर जी को दिया, चार्जशीट दी, और उसके बाद भी अगर सजा नहीं हुई, तो फिर वो आप बताइए किसकी मिली भगत है, कौन किसकी जफियां पा के फोटोग्राफ्स जो है वो इतनी वायरल हो जाती हैं। तो अब तो ये देखना पड़ेगा कि अब कांग्रेस ने हिसाब किताब मांगना शुरू कर दिया, तो भाजपा ने अब थोड़े तेवर सख्त करने शुरू कर दिए। लेकिन अगर कोई ऐसा घोटाला है तो आप इसको उसके साथ जोड़ के नहीं दे सकते। अब हमारी पार्टी के अभी एक यमुनानगर के पूर्व विधायक थे, ईडी ने कार्रवाई करी, हमें माननीय हाईकोर्ट से राहत मिली, तो अगर आम आदमी पार्टी वालों का पक्ष होगा तो हाईकोर्ट से उनको भी राहत मिल जाएगी अगर कुछ नहीं होगा केस के अंदर। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष में रहकर उसका मिसयूज या जो भी आप टर्म यूज करना चाहे वो कर ले, एजेंसीज का नहीं होता। ये पहले भी होता आया है, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। ऐसा नहीं है कि कल को, अगर आम आदमी पार्टी का मैं उदाहरण दे देता हूँ, कि आम आदमी पार्टी आती है तो कोई वो स्कोर सेटल नहीं करेगी, या कोई जिसके साथ अगर गलत हुआ, नाजायज हुआ, तो वो करती है पार्टी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये सारे हथकंडे, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर कांग्रेस के मैं गिनाने लग जाऊंगा इमरजेंसी के टाइम से कि क्या क्या इस देश ने देखा है, तो उसके बाद अब तो ये तो अब आए 10 साल से सत्ता में, अब ये थर्ड टर्म है इनकी। पहले जरूर है वाजपेयी जी जैसे लोग थे, थोड़े नरम स्वभाव के थे, अब इनको थोड़े सख्त स्वभाव के आगे टकर गए हैं इनके। तो हाँ, बिल्कुल इसमें कोई वो दो राय नहीं है। तो ये इसको राजनीति, चलिए कमोबेश मुझे लगता है कि पंडिता साहब का साथ चौहान साहब को मिल रहा है कि सिर्फ यही सरकार नहीं है, पहले की सरकारें भी है, पहले के उदाहरण भी है। भाई खटाना साहब, आपने सुना पंडिता साहब को, उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीजेपी की सरकार पर कांग्रेस तो कम से कम सवाल ना उठाए, जिसने सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, और आगे भी होगा जो भी सरकार में होगा।
लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उनकी है वो ये कह रहे हैं कि आप हिसाब मांग रहे थे, वो पाई पाई का हिसाब लेने लगे। अतुल जी, पंजिटा साहब की कुछ कुछ बातें ठीक है कि हमने हिसाब मांगना शुरू करा। जब हमने जवाब मांगना शुरू करा कि 10 साल में हरियाणा 4,00,000 करोड़ कर्जे के नीचे आया, तो हिसाब बताओ, कौन सी रेलवे लाइन आगे बढ़ी, कौन सी मेट्रो आगे बढ़ी, कौन सा हॉस्पिटल बना, कौन सा कॉलेज बना। तो हमने हिसाब मांगना शुरू करा। हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों हो गई, हरियाणा में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, हरियाणा में नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहा है, हरियाणा के नौजवान बाहर पलायन क्यों कर रहे हैं। तो विपक्ष में रहते हुए और जनता के मुद्दों को उठाने का अधिकार है लोकतंत्र और संविधान में, इस बात को रखने के लिए हम सक्षम है। और लोगों की आवाज को उठाना, आज चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज हिसाब मांग रहे हैं और लोगों की बात इन तक पहुंचा रहे हैं, तो शायद इनको दिक्कत हो रही है। और जो मेरे भाई भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे वीरेंद्र जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल लगभग पूरा होने को जा रहा है, हरियाणा में जो शराब घोटाले हुए, हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाला कोरोना काल में जो हुआ, हरियाणा में जो माइनिंग घोटाले हुए जिसके लिए आपने जांच एजेंसी बिठाई, मुझे किसी एक घोटाले का बताइए कि आज तक उस जांच में क्या निकला। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि जी इनके वहां भ्रष्टाचारी ज्यादा है, अरे 10 साल से तो आप राज में हो, तो जो आप सरकारें तोड़ने का काम करते हो और विधायकों को खरीद फरोख्त का काम करते हो, कितने करोड़ रुपए देके आप विधायकों को लेकिन मनीष भाई, सवाल ये भी है ना कि आप बार बार चुनाव पर जा रहे हैं, चुनाव आप लड़ेंगे, चुनाव में आप मुद्दे उठाएंगे, आपने इसके पहले भी मुद्दे उठाए थे, आप मुद्दे उठाइएगा, उसको जवाब देने का काम सरकार करेगी, वो पार्टी करेगी जो सत्ता में है, और विपक्ष में आप लोग हैं। इस पूरे प्रकरण में ऐसा नहीं है कि सिर्फ रावदान सिंह या उनके बेटे, 100 लोग आरोपी हैं, तो आप सिर्फ कांग्रेस तक सीमित क्यों कर रहे हैं इसको? अतुल जी, जानबूझ के की गई कार्रवाई, जानबूझ के किसी नेता को तंग करना, और वो भी उन नेताओं को जो कांग्रेस से हैं, जिनका जनाधार है और जो वास्तव में दोबारा जीतने को जा रहे हैं, उनको तंग करना, उनके ऊपर दबाव बनाकर अपनी पार्टी में शामिल करना, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे हेमंत बिस्वा हो, चाहे अशोक चौहान हो, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, इन लोगों ने किस तरीके से उनको डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल करने का काम करा, वो पूरे देश और प्रदेश जानता है। और पिछले 10 साल से जितने मुकदमे ईडी ने दर्ज करे, मैंने पहले ही बताया, देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या और संविधान को ताक पर रखने वाले ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, इनको लोकसभा में तो आईना दिखाने का काम वास्तव में देश की जनता ने करा। ठीक है, इनके जो बड़े बड़े नारे थे और जिस तरीके से इन्होंने हर चीज को कैप्चर किया होता, ये थोड़ा सा बच गए। लेकिन हरियाणा में बिल्कुल साफ है कि हरियाणा में जो घोटाले, लूट की और फूट की और झूठ की, लूट फूट और झूठ की जो सरकार इन्होंने 10 साल चलाई है, जो लोगों से, किसान से, कमेरे वर्ग से, नौजवान से, खिलाड़ी से और कर्मचारी से जो इन्होंने वादे करे थे, आज वो जनता के सामने है। और ये चुनाव हारते हुए देखकर ये जो इनकी बौखलाहट है, और उस बौखलाहट के से ये जिस तरीके की कार्रवाई आज हरियाणा के नेताओं पे कर रहे हैं, वो गलत है, वो संविधान के खिलाफ है। और जिस तरीके से आने वाला बहुत कम समय आज की डेट में बच गया है इनके पास कोई ज्यादा समय नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी इनसे हिसाब मांग रही है, तो इनको जवाब देना चाहिए कि हरियाणा 4,00,000 करोड़ के कर्जे के नीचे कैसे आया। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 साल में मेट्रो को 4 शहरों से जोड़ सकता है, तो 10 साल में ये लोग मेट्रो का एक पिलर आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए? तो फिर वो पैसा कहां गया? अगर 70 साल में हरियाणा का कर्जा 60,000 करोड़ था, तो मात्र 10 साल में 4,00,000 करोड़ के पार कैसे पहुंचा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो क्या गुड़गांव का हॉस्पिटल बना? क्या गुड़गांव में बस स्टैंड बना? तो मुझे कोई एक चीज बताइए कि भैया ये पैसे यहाँ पर खर्च हो गए। तो हिसाब जनता के खून पसीने गाड़ी कमाई का हिसाब इनको देना पड़ेगा, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी मैं कहां कह रहा हूं, चौहान साहब भी जवाब देंगे, जनता भी जवाब देगी। जब आप लोग चुनाव में जाएंगे और आप मुद्दे उठाएंगे, आप बताएंगे कि हाँ इतना कर्जा हो गया, कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा जो कांग्रेस के दौर में हुआ था या फिर हम करने वाले थे, ये सारे चीज जो है वो आप मुद्दों के तौर पर रखेंगे। इसका ईडी के इस रेट से फिर लेना देना कुछ नहीं होगा ना। चौहान साहब, खटाना साहब का सिर्फ बार बार यही कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, और चूंकि उन्होंने हिसाब मांगा इसलिए आपने एजेंसी पीछे छोड़ दी। देखिए भाई साहब, जिसने चोरी की होगी मुकदमे तो उसी पे दर्ज होंगे। और चोर तो आपकी पार्टी में रुक जाइए खटाना साहब, एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। मैं ये कह रहा हूं,
जिसने अपराध किया होगा, जिस पर अपराध किए जाने का संदेह होगा, जिसके विरुद्ध अपराध किए जाने की शिकायत या प्रमाण आएंगे, उसी की जांच होगी। जिसकी जांच होगी उसी के खिलाफ चार्जशीट होगी। चार्जशीट होगी तो भारतीय जनता पार्टी की घर की अदालत में मुकदमा नहीं चलेगा, देश की संविधान सम्मत अदालतों में मुकदमा चलेगा। और मुकदमा चलेगा, उसमें वो ये साबित कर दें कि नहीं साहब हमने ये नहीं किया, तो बरी भी हो जाएंगे। देश की जांच की प्रक्रिया और न्याय की प्रक्रिया वो पार्टियों से प्रभावित नहीं होती है, कमोबेश निष्पक्षता के साथ काम करती है। कांग्रेस की समस्या यह है कि जैसे ही जांच किसी मामले में शुरू होती है, इन पर आरोप लगाओ ना। हमने इन पर आरोप लगाए थे जब ये सत्ता में थे। जब हम आरोप लगाते थे, चिल्ला चिल्ला के कहते थे, मनीष जी भी कहते थे, इनके दूसरे प्रवक्ता भी आते थे चैनल पे, जांच करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साहब इन्होंने कहा जांच करा लो, हमने जांच 2 4 6 मामलों में शुरू की, तो क्या हुआ? टेलीविजन चैनल पर बैठ करके इन्होंने चिल्लाना शुरू किया, राजनीतिक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जांच हो रही है। और आज ये कह रहे हैं कि इनके नेता घने लोकप्रिय हो रहे हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए जांच हो रही है या मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं या ईडी पहुंच रही है। भाई साहब सीधी सपाट बात, अगर मनीष खटाना जी की पार्टी के किसी नेता ने चोरी नहीं की, भ्रष्टाचार नहीं किया, उल्टे सीधे काम नहीं किए और उनके खिलाफ कोई गलत मुकदमा दर्ज करने का मान लीजिए कोई षड्यंत्र भी कर रहा है या मुकदमा दर्ज कर रही है कोई एजेंसी सरकार के इशारे पर, तो भले मानसो अदालतें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से नहीं चलती। आप अदालतों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप भारत की न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जमानत भी अदालतें देती हैं, सलाखों के पीछे भी अदालतें भेजती हैं। और अगर आप में दम है और आपको लगता है कि आप सचमुच ईमानदार है, करा धरा कुछ नहीं है गलत, तो मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए। जांच की अग्नि परीक्षा से निकल करके आप बाहर आ जाएंगे, तब लोग हमसे हिसाब मांग लेंगे। फिलहाल तो आपसे कागजों में हिसाब मांगा जा रहा है। मनीष भाई जवाब देना चाह रहे हैं कुछ? वो तो आपको मिलना पड़ेगा। एक छोटी सी बात हो, अतुल जी, मेरे भाई ने कहा न्यायपालिका, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, इनकी नीतियों पर और इनकी नीयत पर ना तो हमें भरोसा है ना देश की जनता को भरोसा है। जो इनकी नीति और नीयत है उसने नहीं देखिए, अब मनीष भाई ये मैं कैसे मान लूं? कांग्रेस को भरोसा नहीं है ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन जनता को भरोसा नहीं मैं कैसे मान लूं? आज भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सरकार में भी है, हरियाणा में भी है और केंद्र में भी है। भाई आप लोग भी बहुत मेहनत करने के बाद अकेले की बात करें तो कांग्रेस 99 पर ही आई ना। तो जनता तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने उनको वोट किया वो भी इसी देश और इसी प्रदेश की जनता है ना। ऐसा थोड़े ना कि सारे जो आपको वोट करेंगे वही इस देश के लोग हैं, वो जनता है। जनता का भरोसा उनके पास अभी ज्यादा है। अतुल जी, जो सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जो जाल इन्होंने बनाया, जो ट्रैप इन्होंने बनाया, उस ट्रैप में हरियाणा की और देश की अरे नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पर इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो जाल नहीं फेंकते हैं, वो जाल नहीं फेंकते हैं भाई। जाल मछलियों को पकड़ने के लिए फेंका जाता है, जनता को फेंकने के लिए, जनता के लिए जो जाल फेंकेंगे आप। मैं तो कहता हूं कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, वो लोग जनता को, जनता की सेवा के लिए कुछ बातें बताती हैं, उसके आधार पर चुनाव होता है, मुद्दे उठते हैं, उसके बाद परिणाम आता है। ये जाल वाल फेंकने जैसा कुछ नहीं है। मैं इसको बिल्कुल खारिज करता हूं भाई। मेरा एक सवाल, जाल कोई नहीं फेंके। हाँ, सवाल कर लीजिए आप, जाल मत फेंको। मेरे मित्र नवीन जी को कुछ कहना चाहता हूं साहब, मुझे अवसर दे दीजिए। आ रहा हूं चौहान साहब। अगर ये जनता को जनार्दन मानते, अगर ये जनता को कुछ समझते, तो मोदी जी अपने मन की बात नहीं करते, मोदी जी जन की बात सुनते। अगर ये जनता को कुछ फिर आपको आखिर में देखिए ईडी की रेड से चुनाव तक गए और अंत में आ गए मोदी जी की बात, मन की बात। बहरहाल चौहान साहब कुछ कह रहे हैं, बहुत जल्दी से छोटा सा। नवीन जी ने जो दृश्य खींचा ईडी का, इनके जो ये जेल में बंद मुख्यमंत्री के पीछे इन्होंने तस्वीर अपनी पृष्ठभूमि में लगा रखी है, उनको इन्होंने महिमा मंडित करने की कोशिश की, ईडी पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की। अगर इनके मुख्यमंत्री
जेल से सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री पाक साफ होते, कोई अपराध उन्होंने नहीं किया होता, तो वे अब तक ईडी को अपने फोन का पासवर्ड दे चुके होते। कुछ छिपाने को है तो पासवर्ड तक नहीं दे रहे हैं फोन का। ऐसा एकमात्र व्यक्ति है हिंदुस्तान में जो एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठा है, मुख्यमंत्री है, जिसने संविधान की शपथ उठा रखी है और वो चोरों की तरह काम करता है। 16 मोबाइल फोन तोड़ता है साहब, 16 मोबाइल फोन तोड़े और कई दर्जन सिम कार्ड तोड़े। अब ये मोबाइल कौन तोड़ता आपको मालूम है? जिसने चोरी की हो, जिसने कुछ छिपाना हो, पासवर्ड वो नहीं बताता। जिसके हाथ काले हो, जिसके कारनामे काले हो, जिसके मोबाइल फोन में, लेकिन चौहान साहब आप खटाना साहब कह रहे थे कि अगर आप गलत नहीं है तो मुस्कुराइए। अब वो तो नहीं मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन नवीन भाई मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि मुस्कुरा नहीं खिलखिला रहे हैं। 43 सिम तोड़े गए नवीन जी, 16 फोन तोड़े गए और हाँ ठीक है वीरेंद्र जी, रिपीट कर रहे हो वो सामने आ रहा है। वरना जवाब ले लेते, नवीन जी से जवाब ले लेते चौहान साहब। हाँ बहुत बढ़िया। वीरेंद्र जी की मैं ना पिछले 2-3 मिनट का जो इनका वक्तव्य था, इतनी आदर्शवादी शब्दों का ये प्रयोग कर रहे थे, निष्पक्षता, ईमानदारी, और इन्होंने जो आदर्शवादी शब्दों का प्रयोग किया है और इनके जो कार्यकलाप है, जो ये बैठ के कहते हैं और जो एक्चुअल में ये और इनकी पार्टी का जो तंत्र करता है, उसमें कितना बड़ा आपस में विरोध है, वो बड़ा समझने वाली बात है। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र करा। आप 60,000 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हो शरद चंद्र रेड्डी से, रिश्वत लेके उसको जमानत भी देते हो, इससे आप थोड़े मना कर सकते हो, इससे आप नहीं मना कर सकते। और सारे विपक्ष के नेताओं के ऊपर आपकी ईडी कार्रवाई करती है, जबकि आपके किसी भी नेता पे नहीं करती, तो ये जनता देख रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पाक साहब की जो आपने बात करी, ऐसा कैसे हो गया? चुनाव खत्म होते ही हेमंत सोरेन को तो जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, और अरविंद केजरीवाल जी को भी ईडी से जमानत मिल गई है। आपको शायद नहीं पता हो तो आप को अगर अनभिज्ञता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, उनको जमानत मिल गई है। तो नहीं शायद नहीं, अगर आप पाप साफ होने का ये मापदंड मानते हो कि सुप्रीम कोर्ट की ईडी से जमानत मिल जाए, वो सबूतों की कमी में वो जमानत मिली, आपके पास सबूत नहीं है। दूसरी बात, एक चवन्नी तक भारतीय जनता पार्टी और इनके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड ईडी है, वो आज तक एक चवन्नी नहीं पकड़ पाई, एक कोई मनी ट्रेल ये आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट से इनको डांट पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने कहा, देखिए ये ऐसे डिबेट करेंगे चौहान साहब, ऐसे डिबेट करोगे चौहान साहब, ऐसे डिबेट करोगे, कैसे डिबेट क्यों तोड़े? नहीं ऐसे डिबेट करोगे, ये सभ्यता देती है आपको। मोदी जी की डायरी में क्या क्या मिला था वो सबको पता है, मुंह मत खुलवाइए। मोदी जी की डायरी में सहारा को कितने पैसे लिए, सहारा से कितने पैसे दिए, ये सबको पता है। मोदी जी की डायरी में भी मिले थे। आपने तो जवाब एक नहीं दिया, पैसे की चवन्नी, आपने जवाब नहीं दिया, चवन्नी नहीं 16 हैंडसेट मनी ट्रेल नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, बिना एविडेंस के चलते आज तक ये चालान तक प्रस्तुत कर नहीं पाए हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी। इससे ये स्पष्ट होता है और ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दुर्भावना के चलते, अरविंद केजरीवाल जी से डर के चलते, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के डर के चलते अलग अलग विपक्ष के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर अपना राजनीतिक उल्लू केवल सिद्ध करना चाहते हैं। ये लोग एक नहीं, दो नहीं, संविधान को ताक पर रखना चाहते हैं, ये देश के कानून को ताक पर रखना चाहते हैं, संविधान को ताक पर रखना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, विपक्ष के नेताओं को। अच्छा ठीक है नवीन जी एक चौहान साहब सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद में जाऊंगा पंजुता साहब के पास। बहुत संक्षेप में, समय की थोड़ी पाबंदी। नवीन भाई एक छोटा सवाल चौहान साहब बचाते हैं, चलो मिलके बचाते हैं, चलो थोड़ी भारतीय जनता पार्टी आइए हमारे साथ, ये बता दीजिए कि 16 हैंडसेट क्यों तोड़े, आप आओ हमारे साथ,
लोकतंत्र बचाते वीरेंद्र जी मिलके, भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के आप लोकतंत्र नहीं बचा पाएंगे। आप उस नवीन भाई अब मेरे प्लेटफॉर्म से आप बीजेपी के प्रवक्ता को अपनी पार्टी में शामिल कराने का न्योता मत दीजिए। चौहान साहब आपको न्योता दे रहे, कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाए। चौहान साहब अरे आप सुना नहीं, सुन नहीं पाए। अरे चौहान साहब अरे सुन तो लीजिए। चौहान साहब पासवर्ड नहीं दे रहे, चौहान साहब करोड़ों रुपए की मनी अरे वीरेंद्र चौहान वो आपको न्योता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आप उनकी पार्टी में शामिल हो जाइए। आप पासवर्ड मांग रहे हैं, वो आपको ऑफर दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मैं अच्छा इसका उत्तर दे दूं। बहुत छोटा सा समय नहीं है। देखिए सुनिए, अगर इनकी पार्टी में लोकतंत्र होता तो भी विचार करते हम कि इनकी पार्टी में जाया जाए। इनकी पार्टी में पवित्रता होती, शुचिता होती, तो भी हम सोचते कि इनकी पार्टी में जाया जा सकता है। अगर इनकी पार्टी में भारत भक्ति होती तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शायद विचार कर लेता कि इनकी पार्टी के बारे में सोचा जा सकता है। भाई साहब, जो पार्टी हिंदुस्तान के इतिहास की पहली पार्टी बनी हो, भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिवादी बनी हो, उसको तो चिमटे से भी नहीं छुआ जा सकता। ठीक बात है पंजेटा साहब। मुझे एक चीज समझ में आती है, जब देश की जनता ने ईडी के दुरुपयोग को माफी चाहूंगा नवीन भाई समय नहीं, बहुत संक्षेप में बोलिएगा, लेकिन बहुत संक्षेप में समय। बिल्कुल मैं वीरेंद्र चौहान जी से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ने केवल एक सीट पे चुनाव लड़ा, जिसको आप कोयला चोर कह रहे थे, उसको टिकट क्यों दी आपने कुरुक्षेत्र से? स्पष्ट साफ सवाल है। ठीक है, अब तो वो अलग विषय हो गया, उसका पटाक्षेप हो चुका है, परिणाम आ चुका है। पंजेटा साहब प्रश्न यहां पर यह है कि जब आप या विपक्ष का कोई, हालांकि आपने तो इस पूरे कार्रवाई को अलग तरीके से प्रस्तुत किया, लेकिन अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जो देश का चुनाव हुआ उसमें ईडी के दुरुपयोग को जनता ने समझ लिया था और उसी आधार पर, उस एक और मुद्दे के आधार पर बीजेपी को आईना दिखा दिया, उसके बाद भी बीजेपी ऐसी गलती कैसे कर सकती है कि वो जो परिणाम उसके लिए नकारात्मक रहा और वही रणनीति अभी भी अपना रही है? यह संभव कैसे है? इसके भी दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो दिल्ली में पूरी की पूरी साफ हो गई और अलायंस था दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। और अब अगर आप अब कहें तो अब तो अगर सेंटर में भाजपा की सरकार ना होती तब तो समझ में भी आता कि ये नहीं करना चाहिए धरपकड़, लेकिन अब तो सेंटर में इनकी अपनी सरकार है, तो अब नहीं चलाएंगे तो कब चलाएंगे? चोरी करने वालों को पहले भी चौहान साहब माफी चाहूंगा सर, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका भी, मनीष भाई आपका भी, नवीन जी आपका भी और पंजेटा साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई को लेकर खास तौर से हरियाणा में कांग्रेस बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रही है। उनका कहना है कि हमने हिसाब मांगा और अमित शाह ने कहा कि हम पाई पाई का हिसाब देंगे, उसके बाद से ईडी को सक्रिय कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ पहलू यह भी है कि जो मुकदमा है वो पुराना, ईडी को टेकओवर मिला है और इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक नेता जो कि कांग्रेस से जुड़े हैं या उनके बेटे नहीं बल्कि और भी कई आरोपी हैं। लेकिन राजनीति में कई मुद्दे ऐसे ही उठाए जाते हैं, बनाए जाते हैं और उसके इर्द गिर्द अपनी राजनीति चमकाई जाती है।